हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चार मीनार पर कमल खिला। जी हां, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनने की ओर है। ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी 42 सीटें जीत सकती है। 41 अभी तक जीत चुकी है, जबकि एमआईएम भी अब तक के रुझानों के हिसाब से 41 सीट पर पहुंच सकती है। बड़ी बात यह है कि सत्ताधारी टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी तो बन रही है, लेकिन बहुमत से दूर है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। नगर निगम चुनावों के नतीजे, बीजेपी नंबर 2 पार्टी बनकर उभर रही है। टीआरएस जो कि सत्ताधारी पार्टी है हैदराबाद नगर निगम में, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हैदराबाद के निकाय चुनाव में अमित शाह और जेपी नड्डा की रणनीति का नतीजा शानदार रहा। दोनों नेताओं की अगुवाई में जिस तरह पूरी पार्टी ने छोटे से चुनाव को हल्के में न लेकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी, वो ये बता रहा है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी से सबक सीखने की जरूरत है, जो अपने रणनीतिक कौशल से धीरे धीरे दक्षिण भारत की राजनीति में भी छाती जा रही है। बीजेपी अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय क्षत्रपों का भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की हैसियत में आ चुकी है। हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में जश्न की ये तस्वीर निकाय चुनाव में टीआरएस के बढ़त के बाद की है। नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन आज की तस्वीरों के बरक्स हैदराबाद निकाय चुनाव में इन तस्वीरों की अहमियत का आंकलन भी जरूरी है। 29 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद की सड़कों पर रोड शो किया, तो इसके 2 दिन पहले ही जेपी नड्डा ने भी रोड शो किया था। एक निकाय चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने अपने 2 बड़े चेहरों को सड़कों पर उतार दिया, तो उनके पीछे जनसैलाब भी नजर आया। चारों ओर भगवा पताकों की लहर के बीच ये कयास लगने लगे थे कि क्या अब की बार चार मीनार पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। अमित शाह ने नेतृत्व से बीजेपी लोड में। नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी को जो कामयाबी मिली है वो काबिले तारीफ है। अमित शाह के अध्यक्ष काल में पार्टी सफलता के जिस रास्ते पर आगे बढ़ी, जेपी नड्डा की अगुवाई में भी बीजेपी उसी रास्ते पर है। हैदराबाद में पिछला नगर निकाय चुनाव 2016 में हुआ था। जरा उसके नतीजों पर गौर कीजिए। 2016 में टीआरएस को 150 में 99 सीटें मिली थीं, एआईएमआईएम को 44 सीटें, बीजेपी सिर्फ 4 सीटें और कांग्रेस की 2 सीटें थीं। लेकिन इस बार बीजेपी की सीटों के नंबर का आंकड़ा बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि पार्टी ने ये जरूर दिखाया है कि बीजेपी का जनाधार अब दक्षिण भारत में बढ़ रहा है। कर्नाटक के अलावा बीजेपी तेलंगाना में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और इस लिहाज से बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी बनने की राह पर है, ठीक कांग्रेस के उलट जो अपनी उसी छवि को खोती जा रही है। मैं तो इसको अनएक्सपेक्टेड नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां पर बदलाव के बयार साफ नजर आ रहे थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है, तो मुझे लगता है कि उसके कारण लोगों में एक विश्वास तैयार हुआ और देश भर में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मकता है, जिसके कारण लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार से सदर्न इंडिया के लिए, दक्षिण भारत के लिए एक नई शुरुआत। आज जब सुबह सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई, तब तो बीजेपी का प्रदर्शन सबको चौंका रहा था। पार्टी सबसे आगे थी। दोपहर 12:30 बजे तक तो रुझानों में बीजेपी 85 सीटों पर आगे थी, लेकिन 2 बजते बजते सत्ताधारी टीआरएस ने वापसी की और 70 सीटों पर बढ़त बना ली। बीजेपी 30 और ओवैसी की पार्टी का आंकड़ा तब 45 पर था। बीजेपी ने चुनाव भले न जीता हो, लेकिन अपनी धमक जरूर दिखाई है। कांग्रेस से बहुत आगे है और ओवैसी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। बीजेपी की इसी धमक के चलते टीआरएस के निशाने पर अब बीजेपी आ गई है। बीजेपी जो भी कहे, हम तो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जनता से इतना ही कहना चाहते हैं कि जब समस्या है
तो उसका समाधान करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो आज किसान दिल्ली में बैठा है तो पहले उसका समाधान कीजिए। वो नहीं करते हुए बाकी 1000 बातें आप करोगे तो जनता आपको सीरियसली नहीं लेगी। इसकी वजह बहुत साफ है कि चुनाव भले ही निगम का था, लेकिन बीजेपी ने हैदराबाद में अपने फायर ब्रांड नेताओं की पूरी फौज उतार दी। बीजेपी को उम्मीद थी कि पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसीलिए शुरुआत से पूरी रणनीति बनाकर प्रचार किया गया और उसी का परिणाम नजर आ रहा है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए उतारा। बीजेपी ने न सिर्फ बड़े नेताओं को प्रचार के लिए उतारा, बल्कि पूरी रणनीति भी तैयार की। रणनीति के तहत बीजेपी के निशाने पर रहे असदुद्दीन ओवैसी। 29 तारीख को अमित शाह ने रोड शो के बाद केसीआर और ओवैसी की पार्टी के बीच समझौते का आरोप लगाया। इसके बाद हैदराबाद निकाय चुनाव में जिन्ना और रोहिंग्या का मुद्दा भी गरमाया। अमित शाह ने रोहिंग्या पर एक्शन लेने के लिए ओवैसी की ओर से हंगामा करने को मुद्दा बनाया। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है। कर्नाटक से बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी रोहिंग्या मुद्दे के सहारे ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। And what does Owaisi mean? Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी को रोहिंग्या का मददगार भी कहा और जिन्ना का अवतार भी बता दिया। Let Owaisi not live in his Disneyland, dreamland. Every single illegal Rohingya that he tries to protect, we will throw all of them out. बीजेपी ने ये दावा भी किया कि जिन राज्यों में उनकी सरकार बनी, वहां सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। सिर्फ पोलराइजेशन की क्या बात करी? मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम कुछ बोला ही नहीं, कोई बात नहीं करी। डरना नहीं चाहिए किसी से। चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए, अपने कामों पर लड़ना चाहिए। हैदराबाद निकाय चुनाव के प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो उन्होंने शहर का नाम बदलने के संकेत दे दिए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने फैजाबाद और इलाहाबाद का किया। योगी के इस बयान पर ओवैसी खूब भड़के। मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? खाली हैदराबाद से उतरते कि हैदराबाद का नाम बदल देते, अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। ये इलेक्शन यकीनन कई उसूलों पर कई इश्यूज को होगा। अगर आप ये इलेक्शन मुकाबला होगा हैदराबाद और भाग्यनगर का नाम रखने वालों से, अगर आप हैदराबाद को हैदराबाद रखना चाहते हैं तो आप मंजलिस के निशान पतन पर मोहर लगाइए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हैदराबाद को ही कामयाब करेगा। माना जा रहा है कि भाग्यनगर वाला दांव भी बीजेपी के लिए भाग्यवान साबित हुआ है। तेलंगाना में भविष्य की राजनीति को रास्ते पर लाने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी की रणनीति रही है कि ब्लॉक स्तर से काम शुरू करके ऊपर तक बढ़ना, और यही काम हैदराबाद निकाय चुनाव के जरिए बीजेपी ने तेलंगाना में शुरू किया है। निकाय चुनाव का नतीजा तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर असर जरूर डालेगा, ये बीजेपी का दावा है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास फिलहाल सिर्फ 2 सीटें हैं। राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के 4 सांसद हैं। हैदराबाद के इलाके में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, जबकि हैदराबाद में
लोकसभा की 5 सीटें हैं। आंकड़े बताते हैं कि तेलंगाना विधानसभा में कमल का फूल खिल सके, इसके लिए बीजेपी को बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। इसीलिए बीजेपी ने अभी से ही कमर कस ली है, जबकि विधानसभा चुनाव तो 2023 में होने वाला है। राजनीति में सत्ता हासिल करने के खातिर इसी रणनीतिक खूबी के चलते बीजेपी अपने विरोधियों और खासकर कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी है। तो 4 से 42 सीटों तक पहुंच गया है कमल के फूल बीजेपी, जिसमें कहा जाए कि पूरी जान लगा दी। और ये देखिए, जश्न की तस्वीरें भी लगातार हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों से जुड़े सारे अपडेट्स देने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित भी जुड़ेंगी। पहले आप ये तस्वीरें देखिए, 4 सीट से 42 सीटों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, और इसीलिए बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल, पूरी ताकत झोंक दी गई। और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नगर निगम के चुनाव प्रचार में उतरे, खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में उतरे, और नतीजों में वो मेहनत साफ दिखाई भी दे रही है। एमआईएम और बीजेपी, अभी बीजेपी नंबर 2 पार्टी बनकर उभर रही है। एमआईएम को कड़ी टक्कर, टीआरएस को भी बहुमत नहीं, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर टीआरएस उभरी है 52 सीटों के साथ। अभी ये रुझान है, नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं धीरे धीरे। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे इस समय आप नीचे देख रहे हैं, और जश्न का माहौल भी है। पिंकी राजपुरोहित का मैं रुख कर लेती हूँ। देखिए पिंकी, टीआरएस जो है वो नंबर 1 पार्टी है, लेकिन एमआईएम और बीजेपी के बीच अभी भी टक्कर बनी हुई है। हालांकि बीजेपी अभी नंबर 2 पर दिखाई दे रही है। आप वहां फील्ड में मौजूद है, क्या तस्वीर? शोभना, बिल्कुल बीजेपी के लिए ही इस वक्त जो है इस पूरे चुनाव में गेन कहेंगे, क्योंकि 4 से 40 तक पहुंचना ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए इसलिए भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तेलंगाना में अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, कांग्रेस जिस तरह से कमजोर पड़ गई थी, तो उस स्पेस को कहीं ना कहीं भरने की कोशिश जो है बीजेपी ने की, और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी रही है। और यही कारण है कि बीजेपी जानती थी, पूरी ताकत जो है वो झोंक दी। इस वक्त जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ना टीआरएस को पूरा बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो आरोप लगातार गृह मंत्री अमित शाह लगाते दिखाई दिए कि पर्दे के पीछे एमआईएम और टीआरएस का इलू इलू चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब अगर मेयर बनाना होगा तो दोबारा इन दोनों पार्टियों को जो है साथ में आना होगा। और ये जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसे बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया साफ तौर पर, जहां अब टीआरएस खुद का मेयर बनाने के लिए जो है उतने भी नंबर फिलहाल नहीं ला पाई। और हमेशा से ही एमआईएम की अगर बात करें तो ओल्ड हैदराबाद पर खासा फोकस किया है, क्योंकि उतनी ही सीटों पर जो है हमेशा इस पार्टी का फोकस रहा है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो लगातार ओल्ड हैदराबाद और एआईएमआईएम पर सवाल उठाकर बाकी का जो ग्रेटर हैदराबाद है वहां पर फोकस किया, और कहीं ना कहीं इस पूरी रणनीति में बीजेपी कामयाब भी रही है। और टीआरएस का जो गढ़ है उसे कहीं ना कहीं ध्वस्त करने में कामयाब भी रही है, ये जरूर कह सकते हैं इस वक्त, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह का परफॉर्मेंस जीएचएमसी में देखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी टक्कर जो है वो बीजेपी देती दिखाई देगी। ठीक है पिंकी राजपुरोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बना के रखिए, जैसे ही फाइनल आंकड़े आएंगे फिर आपका रुख करेंगे। तो बीजेपी ने अपने रणनीतिक कौशल से धीरे धीरे दक्षिण भारत की राजनीति में भी कहा जाए कि पांव पसारने शुरू कर दिए।